हाँ जी बेटा देखो ये कल क्वेश्चन आप कर रहे थे। हाँ जी इधर देखो की कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन 5 log बेस ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3 लैम्डा टाइम्स दिस। बेटा हूँ आवाज नहीं इक्वल्स टू दिस ए प्लस बी ए इंटू बी इंटू सी उसकी पावर च देखो की दिता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू 1 कुछ अपन ये दिता है। क्लीयर है जी कुछ इदा का अपन क्वेश्चन दिता हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू की कह रहा है एम बाई एन है एम एंड एन आर व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स दे आर रिलेटिव प्राइम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव प्राइम नंबर्स मतलब एक दूसरे नाल कटिंग नहीं होती जिवें 9 बाई 8 9 एंड 8 आर व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स 9 एंड 8 आपस दे विच की है रिलेटिव प्राइम। इज इट क्लीयर 9 अपन पता 9 एंड 8 बोथ आर नॉट ए प्राइम नंबर बट दे आर रिलेटिव प्राइम। समझ गए रिलेटिव प्राइम का की मतलब है। इज इट ऑल क्लीयर बेटा क्योंकि उन्होंने HCF कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो सो सॉल्व किमें करांगे सब तो पहला देखो अपन ये स्टेप दिता होया अगर ये स्टेप दिता होया तो इहदे तो आपां की सीखांगे। देखो अगर मैनू बेटा उसने कहा कि ए बी सी इहदी होल पावर ए प्लस बी प्लस सी है ये की दिता होया 1 मैनू पता बेस तो 1 होंदा ही नहीं है। क्या कभी बेस 1 होया नहीं। क्या इसमें मैं की लिखूंगा कैन आई से इट विल बी रिटन एज ए बी सी इहदी होल पावर 0 यस और नो क्या इदा लिख सकते हैं बेटा। तो उरे तो आप की समझांगे कि ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। अगर बेटा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो मेरे ख्याल च कल मैं एक आइडेंटिटी बोली सी अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है और देखो अपन नाल दी नाल की दिता होया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब शुड बी इक्वल टू 3ab किसी नू प्रॉब्लम इस स्टेप एनी डाउट इन दिस स्टेप बस की करो ऊपर पुट कर दो की बन जाएगा बेटा 5 log ए बी सी 3abc should be equivalent to 3 lambda टाइम्स 1 प्लस हाँ जी क्या आएगा बोलो मैं और एवं लिखता इसमें क्लीयरली 1 अपॉन log बेस 3abc प्लस 1। इज इट ऑल क्लियर इजी हो गया क्वेश्चन यस और नो नाउ व्हाट टू डू। हाँ जी हुण की करांगे दसो की करना चाहिए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ये दिख रहा है बेटा हाँ जी इसनों आप की लिखांगे कहना ही से इट विल बी रिटन एज 5 log ए बी सी 3 प्लस log ए बी सी और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे बेटा आप ए बी सी है ना और इधर आप क्या लिख दोगे 3 लैम्डा और इसको क्या मैं उल्टा करके लिख दूं बेस ए बी सी 3 प्लस 1 isn't it these two values are same yes or no थोड़ा दिमाग लगाओ तो अपने को की बन गया बेटा 5/3 इक्वल्स टू लैम्डा आर दे रिलेटिव प्राइम यस दे आर रिलेटिव प्राइम सो दिस इज m by n अपन पूछा गया बेटा 5 plus 3 plus 5 minus 3 so it will be 8 plus 2 that is 10 that's it। सौखा नहीं है इजी है ना कुछ नहीं है एवं डर रहे हो लोग तो लॉग सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अगर बेटा थोड़ी प्रैक्टिस है ना और थोनू फॉर्मूले आने हैं तो लॉग तो डरन की लोड़ नहीं है। लॉग बहुत ज़्यादा बेसिक पार्ट है बहुत ईजी है लॉग। ठीक है जी चलिए अगले क्वेश्चन से देखो अगला क्वेश्चन की कह रहा है बेटा ये देखो फाइंड दी ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दी इक्वेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो करना की है बेटा इस क्वेश्चन दे विच जल्दी 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 नहीं आजा इधर आजा अंदर आजा इधर आजा कोई बात नहीं आजा आजा। हाँ जी ये देखो बेसिकली होया की बेटा इस क्वेश्चन दे विच
ये दिया हुआ है बेस 1/2 और ये दिया हुआ है 2। ध्यान से देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 2 x का होल स्क्वायर। अच्छा ये लिखा हुआ है 1/2, अगर ये 1/2 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये 2 की पावर -1 है? यस और नो? मैं इसको ऐसे सोच लूं कि ये लिखा हुआ है जी log 2 की पावर -1 log 2√2x, कुछ ऐसे। अब आपको पता है कि ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो क्या मैं इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे प्लस की जगह माइनस log 2 2√2x शुड बी इक्वल टू 1 लिख दूं? यस और नो? अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें दिख गया कि ये log बेस 2 x का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा बेटा बोलो, log बेस 2 2√2x शुड बी इक्वल टू 1। अब मेरे को ये वाला log हटाना है, तो इस log को हटाने के लिए मैं क्या ले लूंगा, एंटी लॉग। तो ये एंटी लॉग के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे log 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2⁻1, और ये वाली वैल्यू को हम, ये वाली वैल्यू को जो नीचे लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख देंगे log 2 प्लस log बेस 2x। क्या मेरी बात फॉलो करके? अच्छा ये log 2√2 है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर में ना 3/2 दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को? 2√2 को 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, है ना, सिंपल। अगर मैं कहूं इस वैल्यू को बेटा आप t मान के चलो, हो जाएगा सॉल्व? कैसे सर? ये बन गया आपका t², ये बन गया 2 टाइम्स 3/2। क्या नहीं से इट विल बी सिंपली 3/2, क्योंकि log बेस 2 और 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या बन गया बेटा बोलो, इट विल बी सिंपली अगेन t। तो यहां पे क्या बन जाएगा बोलो, t² इक्वलेंट टू 3 + 2t। सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, -2t + 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आएगी, -3, सॉरी। हाँ जी, क्या बन जाएगा t की, यहाँ पे दो वैल्यूज बनेंगी, एक तो 3 आएगा और एक -1। तो बेटा -1 तो वैसे ही नहीं हो सकता log, अच्छा हो सकता है log तो, है ना। तो यहाँ पे पहले इसको रख देते हैं log बेस 2 इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या आएगा log बेस 2x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 की पावर 3 दैट इज 8, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। अभी आंसर यहाँ फिनिश नहीं हुआ, बच्चे क्या करते हैं यहाँ इसको देख के आंसर टिक कर आते हैं, बट ये भी गलत है। क्यों? log है बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा log का। मेरे को एक बार इसकी डोमेन भी चेक करनी पड़ेगी। जिस दिन ये मैंने x की पावर 1/2 यहाँ पे रख दिया, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे जिस दिन हमने यहाँ पे रख दिया, देखो क्या कह रहा हूं बेटा, 2 log 2, ये बन गया log 2 1/2, मैंने यहाँ पे रख दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन? -1। कैन आई से द वैल्यू ऑफ दिस इज -1? है यहां कहा, बता तो सही। क्यों आएगा बेटा, ये सिंपल तो है, इसका स्क्वायर थोड़ी ना, वो देख स्क्वायर हुआ है। टू कहाँ है, 2 है ही नहीं। मैं क्यों लूंगा एलसीएम, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, बाहर पड़ा तो है ये 2। ओ भाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगी, 2 से 2 कट गया, 2 × t 2t। हाय दिमाग देखो थोड़ा जा बेटा, खोलो दिमाग नू। हाँ जी क्लियर हो गया, ये कितना है, -1। क्लियर हो गया जी। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ x की वैल्यू 1/2 ले सकता हूँ आंसर में? नहीं। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, रिजेक्ट। अगर आप x को 1/8 रख के देखोगे तो सारे आंसर करेक्ट आएंगे आपको, तो ये आंसर क्या होएगा आपका, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, समझ आया ये? चले आगे, चलो क्लियर है ना एकदम? देखो जी नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? पता है सभी को किससे डिनोट किया जाता है? पहली बात तो इसको इस ब्रैकेट से, ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना।
इसकी डोमेन क्या होती है, कुछ भी रख सकते हैं, और रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है क्या होता है, 5.6। 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 5। अगर मैं -5.6 की बात करूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -6। पता है ना, ये चीज होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है बेसिकली, जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन x, वो दो तरह से मिलके बनता है। एक होता है इंटीजर वैल्यू और एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर? तो हमने दोनों पढ़ने हैं, ये इंटीग्रल वैल्यू भी पढ़नी है हमने, ये फ्रैक्शनल पार्ट भी हमने पढ़ना है। इज इट क्लियर और नॉट? अब जैसे 5.6 की आपने बात की थी, तो 5.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5.6 का इंटीजर वैल्यू क्या हो गया, 5, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 0.6। किसी को दिक्कत? अच्छा, अगर अब मैंने बात की -5.6, अब बताओ क्या लिखेंगे, -5 ऐसे लिखेंगे? नहीं। बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना ये चीज। फ्रैक्शनल पार्ट की वैसे आपको रेंज पता है, 0 से लेके कब तक होती है, कहां तक होती है, 1 तक होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा -6 प्लस कितना लिखूंगा, 0.4, तभी तो ये जाके बनेगा -5.6। अब इसका देखो फ्रैक्शनल पार्ट भी चेंज हो रहा है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट भी चेंज हो रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट भी चेंज हो रहा है। इज इट ऑल क्लियर? तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, हाँ जी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी वजह से ये वाली वैल्यूज ऐसे आती हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? तो पता लग गया ये इसका आंसर -6 ही क्यों आता है। या फिर मैंने क्या बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम नंबर लाइन लगाओ, नंबर लाइन पे क्या आ गया, ये रहा -5 और ये रहा -6 और बीच में कहीं है -5.6। तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हैं, सबसे बड़ा इंटीजर नंबर कौन दिख रहा है, -6। तो ये भी आप एक सोच सकते हो। इससे दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा क्यों आया और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे क्यों आया। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आई ये चीज? चलो, तो ये तो थी फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ध्यान से, इसको लिखा कैसे जाता है बेटा। हाँ जी, देखो जी, तो पहली बात तो ऐसी अगर ब्रैकेट आपको कहीं दिखती है, जब तक क्वेश्चन वाला ना गए तब तक फ्रैक्शनल पार्ट यूज नहीं करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज नहीं करना। हो सकता है वो ऐसे ही उसने स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा हो, हमेशा क्वेश्चन के साथ लिखा होगा दैट दिस ब्रैकेट विल गिव यू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज इट ऑल क्लियर? चलो, अच्छा ये देखो, 0 और 1 के बीच में क्या रहेगा आंसर, हमेशा 0। 1 और 2 के बीच में क्या रहेगा, 1। कहाँ किया था ऐसा, हमने किया था ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, याद करो। अच्छा, 2 और 3 के बीच में क्या रहेगा, 2। -1 और 0 के बीच में क्या रहेगा, -1। -2 और -1 के बीच में क्या रहेगा, -2। क्लियर हो गया? -2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर अज्यूम कर लेता हूं -1.99999999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, -2। ग्राफ क्लियर है? सभी को आता है ग्राफ बनाना इसका? ठीक है ना। 0 पे 0 आ गया और 0 और 1 के बीच में आंसर 0 रहेगा, 1 और 2 के बीच में आंसर 1 रहेगा। इज इट ऑल क्लियर? सो दिस इज ए ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? डोमेन क्लियर होगी, रेंज क्लियर होगी इसकी। चलो, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर माइनस का साइन आ गया और n यहाँ पे क्या है बेटा, बोलो। n इज एन इंटेग्रल वैल्यू। n कैसी वैल्यू है, इंटेग्रल वैल्यू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -n, तो माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये, तो आंसर क्या आएगा, -5। किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में है, जब n क्या है, इंटीजर है। अब देखो, x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ पे अगर मैं n यूज कर रहा हूँ तो n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, इंटीजर को। और यहाँ पे k भी क्या है, k भी हम इंटीग्रल वैल्यू को यूज कर रहे हैं। अगर मैं किसी नंबर को किसी इंटीजर में ऐड करता हूँ तो वो नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर और k भी बाहर आ जाएगा। क्लियर और नो?
समझ में आया सर कैसे? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल 5.2 प्लस 4, कुछ ऐसे बात करते हैं तो क्या आएगा बेटा बोलो? हाँ जी, यहाँ पे 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस क्या आ जाएगा 4, तो आंसर विल रिमेन सेम, दैट इज 9। इज इट ऑल क्लियर बेटा? यहाँ पे देखो, ये तो भी सिखाई दिया आपको मैंने। -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -6। तो -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आ रही है ये चीज? इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? -6 आएगा। इज इट ऑल क्लियर? हाँ जी, आगे देखो, अगर ये दो नंबर आपस में हम ऐड कर रहे हैं, अगर तो ये इंटीजर वैल्यू है दोनों, मान लो इंटीजर x को मान लो 5 मान लो, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? और -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे? 0। ये कब है? जब दोनों इंटेग्रल वैल्यू है। अगर ये इंटेग्रल वैल्यूज नहीं है, फॉर एग्जांपल 5.2 मान लो, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 5। -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, तो 5 - 6 कितना आएगा? -1। ये कब आएगा -1? जब x इंटीजर नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? ये भी बना के देख सकते हो। इज इट क्लियर? जब इंटीजर होंगे तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, जब नहीं होंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, यू कैन टेक एनी एग्जांपल। मेन पॉइंट तो ये है, ये है सबसे अच्छी चीज। ये भी नहीं है, यहां तक है मेन, तो ये है सबसे मेन पॉइंट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। शायद आपने ना, जब मैंने फंक्शन चैप्टर करवाया था तब भी किया था ये चीज, मैंने एग्जांपल ले लेके आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। चले एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ ग्रेटर इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 2 या 2 से बड़ा आ रहा है आंसर, तो मतलब x क्या होना चाहिए? हेयर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर इसमें क्या वो है? देख लो, सही लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ठीक लिखा हुआ है, यस और नो? देख लो, यहां पे भी इक्वलिटी का साइन आना था, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो भी आंसर 2 आएगा, अगर आप यहाँ पे 2.1 रखोगे तो भी आंसर 2 आएगा, अगर 3 रखोगे तो भी 3 आएगा, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करता है। अच्छा, अगला केस देखते हैं। मैंने इसी केस में ये ले लिया लेसर देन इक्वल टू 2। अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए? बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इट शुड बी x शुड बी लेसर देन 3, मतलब कि x शुड बी लेसर देन 2 + 1। ये देखो, x शुड बी लेसर देन k + 1, 2 + 1। सर 3 क्यों आया? x शुड बी लेसर देन 3 क्यों आया? फॉर एग्जांपल मैं 2.9999 की बात करता हूं, तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। तो क्या वो 2 आंसर आ सकता है? तो 2.9999 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हम सर। उसको क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट 3, मतलब 3 आ ही नहीं सकता, 3 से पीछे वाली सारी वैल्यूज आएंगी। इज इट क्लियर और नो? अच्छा, अगला केस। हाँ जी, अगर मैं कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन 2, अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, ध्यान रखना, मतलब इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 तो आएगा ही नहीं। क्या मैं x की वैल्यू को 2.9999 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्या मैं x को 3 रख सकता हूँ? यस। मतलब इस केस में x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 1। क्या मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? यहाँ पे ये है मेन पॉइंट, ये इनइक्वालिटी का यही यूज होना मेन। अगला स्टेप देखो, अगले में बताओ क्या आंसर आएगा? x शुड बी लेसर देन 2। अब बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम क्या होता है? 1। क्या 1.9999 रख सकता हूं? रख सकता हूं। तो क्या मैं x को लेसर देन 2 रख दूं? चलेगा? ओके है। तो ये मेन इनइक्वालिटी वाला पार्ट था जो हमें आना चाहिए। क्लियर है जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। चलो ये भी देख लो, ये कुछ नहीं है, ये तो छोड़ दो, ये तो हम क्वेश्चन आएगा उसी के जरिए कर लेंगे, ठीक है ना, कि x और y कैसा होगा। बाकी लिखना है तो याद करना है तो कर लेना। x + y दिया हुआ है, ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर
वाई प्लस ये पता क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। क्लियर, मतलब कि मैंने वाई एक्स का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लिख दिया यहाँ पे, वाई के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इज इट ऑल क्लियर, समझ में आया। ये वाली प्रॉपर्टी का भी यूज हो जाता है, x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, सो ऑन x प्लस n माइनस 1/n अगर आ गया तो ये वाला आंसर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होगी। इज इट ऑल क्लियर बेटा। चलें अब क्वेश्चन के जरिए चले, समझ में आया ये चीजें। ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लेना एक बार, ठीक है, यूज हो सकती है। इसको वैसे समझाने का एक और तरीका भी है, बताऊं, देखो फॉर एग्जांपल आ जाओ, ये वाली 10th प्रॉपर्टी बता रहा हूं। मान लो 5.6 प्लस 4.8 है। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, 0.6 और 0.8, 0.6 और 0.8 क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। अगर फ्रैक्शन पार्ट का सम एक से बड़ा है, क्या कह रहा हूं मैं, फ्रैक्शन पार्ट का सम अगर एक से बड़ा है, दो चीजें दिखाता हूं यहां पे आपको, दो चीजें लिखी मैंने, एक फ्रैक्शन पार्ट का सम एक से बड़ा है, एक फ्रैक्शन पार्ट का सम एक से छोटा है। तो इस केस में देखो क्या बनेगा, 5.6 प्लस 4.8, 5.6 प्लस 4.2। अब दोनों के आंसर्स को कंपेयर करते हैं, इसको ऐड करो, कितना बनेगा, ये बनेगा अपना 10.4, 10.4 का फ्रैक्शन पार्ट 10, इसका फ्रैक्शन पार्ट 5, इसका फ्रैक्शन पार्ट 4, ये बन रहा है 9 और ये बन रहा है 10, गलत हो गया। जिस दिन फ्रैक्शनल पार्ट का सम एक से बड़ा हो गया उस दिन इन दोनों के साथ 1 क्या हो जाएगा, ऐड। अब इसमें देखो, इन दोनों का सम करो, कितना बन गया 9.8, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या बनेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 9, इसका क्या बनेगा 5, इसका क्या बनेगा 4, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये ओके। जिस दिन फ्रैक्शनल पार्ट का सम एक से कम हुआ उस दिन तो आप इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो, लेकिन जिस दिन फ्रैक्शन पार्ट का सम एक से ज्यादा हो गया उस दिन आप +1 साथ में लगाओगे ही लगाओगे। और अगर आपको ये डायरेक्ट याद नहीं करना तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है जी। तो ये है 10th नंबर प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर, चले अब आगे, हो गया क्लियर है ना ये। चलो फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ लें एक बार, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। हाँ जी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है वैसे अभी बता ही दिया मैंने, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और इंडिकेट किससे किया जाता है ये, जब तक आपको ब्रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी जाए तब तक आपने बेटा ब्रैकेट को ब्रैकेट ही मानना है। जब आपको बोला जाए कि ये ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तभी आपने उसको फ्रैक्शनल पार्ट मानना है, वरना नहीं मानना। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रही है चीज, पक्का देख लो। चलो अच्छा आगे देखो, फ्रैक्शनल पार्ट आपको याद होगा अभी मैंने लिखवाया था, नंबर किसके इक्वल होता है, एनी नंबर शुड बी इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैन आई डायरेक्टली से दैट x शुड बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यस और नो। और मैं इसको ये भी कह सकता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीनों दिए हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया हो, x भी दिया हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया हो, तो जो सिंपल x है ना उसको हम हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑलवेज। क्लियर है जी। अब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज बताओ, हमेशा किसके बीच में लाई करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, अभी बताया था, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में कैसे होएगा, x की तरह ही रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 2 के बीच में इट विल बी सिंपली x - 1, ये देखो 0 और 1 के बीच में सिंपली x, ये इसके बीच में याद करो ये हो गया x - 1, ये क्या बनेगा x - 2, ये देखो 2 से पास हो रहा है। अगर ये -1 और 0 के बीच में तो क्या आएगा बेटा बोलो, इट विल बी सिंपली x + 1, ये क्या बन जाएगा x + 2। इज इट ऑल क्लियर, समझ में आया। और फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमेशा किसके बीच में लाई करने वाली है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। क्लियर है जी। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। अगर मेरे को कोई आगे कह दे
कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.6 निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या कहूंगा -1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4। पता लग गया क्यों आया 0.4? पिछली एग्जांपल में क्लियर किया। अगर x प्लस एम आ जाए और m को इंटीजर पार्ट है तो m को खत्म कर दो, सिर्फ बचेगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। इज इट ऑल क्लियर? चलें आगे चलें। हो गया क्लियर ये? करके दिखाओगे ये क्वेश्चन? सिंपली क्या है बेटा ये? चलो आ जाओ मैं ही कराता हूँ। सिंपली क्या है बेटा ये? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर बनाने बहुत इजी है इसके। तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे? एक बनेगा x माइनस 2 और दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा? x प्लस 2 बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ग्रेटर देन इंटीजर ऑफ x माइनस 3। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो इसको हम t2 को सिलेक्ट कर लें। अब मान लो ये वाली वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन पार्ट की बात बाद में, ग्रेटर इंटीजर की बात बाद में करते हैं। ये क्या आएगा? इसकी वजह से -2 और ये क्या आएगा? 3। वैसे तो ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तो। ये वाला पोर्शन आ रहा है, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन बोल। मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो एक तो -2 से कम होगा यूनियन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 से ज्यादा होगा। अब मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है। इतनी बात समझ में आई? ये तो कल वाला ही कंसेप्ट लगाया, बेसिक इनइक्वालिटीज लगाई। अब x की वैल्यू -2 से छोटी चाहिए। -2 से छोटी कितनी होती है? -3, है ना? -3 कब आएगा? जब x की वैल्यू -2.00001 आ जाए। तो आंसर क्या आएगा? -3। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। दैट x इज लेसर देन -2, यस और नो? अब यहाँ पे क्या चाहिए? x 3 से बड़ा चाहिए। 3 से बड़ा मतलब 4 नंबर, 4 चाहिए। तो क्या 3.1 ले सकता हूँ? 3.99 ले सकता हूँ? नहीं, x को सीधा क्या लेना पड़ेगा? 4। तो यहां से x क्या आएगा? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहां से डायरेक्टली क्या लिखेंगे? -∞ से -2 यूनियन 4, इनफाइनाइट। इज इट क्लियर और नो? सिंपल। तो ऐसे यूज करना है हमने इसको। हाँ जी, अब बताओ क्या करेंगे इसका? 0.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, देखो इधर देखो। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू जो इसके अंदर लिखा हो उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? कैन आई से इट विल बी लाइंग बिटवीन 2 to 3, यही होगा। अब मेरे को ये बताओ, ये जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है 0.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 20 से 21 के बीच में। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? ये 19.5 और ये क्या आएगा? 20.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 19.5 और 20.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्लियरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 20। यही होगी, एक ही इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पे? अच्छा एक मिनट, 20 से 21 रोल होता है ब्रैकेट्स का। अब बताओ ब्रैकेट कैसी लगेगी? 20 के ऊपर लगेगी क्लोज ब्रैकेट और 21 के ऊपर लगेगी ओपन ब्रैकेट। सारी ऑप्शनें सेम होती हैं, बट कहां फर्क डाल देते हैं? वो ब्रैकेट्स में फर्क डाल देते हैं। वही नहीं समझ में आती ब्रैकेट्स। क्या आप समझ में आया ये? 19.5 और 20.5 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर है ना? कौन सी इंटीजर वैल्यू होती है? एक ही इंटीजर वैल्यू, दैट इज 20। अगर ये 19.5 से 21.5 होता तो मैं दो इंटीजर वैल्यू लेता, एक 20 और एक 21, फिर मैं दोनों के लिए सॉल्व करता। समझ में आया मेरी बात? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? इंटीजर। चलें बेटा आगे चलें। क्लियर है ये? चलो करके दिखाओगे? अच्छा क्वेश्चन है। जिन्नी आराम नाल तुसी कापियां खोल रहे हो ना, इन्नी आराम नाल नहीं क्या मैं कर लूँ। मैं बात तो 1 मिनट देना इस क्वेश्चन लिए, बात तो बात। क्रैश कोर्स है ये, वो थोड़ी ना जनरल क्लास 2 मिनट दूंगा मैं। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है। कर सकते हो तो कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ। चलो करो। जल्दी जल्दी जल्दी।
हाँ जी बनी गल, टाइम तो ओवर हो गया। हाँ जी देखो क्या बनेगा, पहले तो ये देखो, ये 19998 का रूट किसके बीच में लाई करता है? 45 का स्क्वायर क्या होता है? 45 का स्क्वायर 2025, तो 44 और 45 के बीच में लाई करता है। तो पहले तो ये बताओ, ये आ गया 44 का स्क्वायर टू 45 का स्क्वायर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? कैन यू से इट विल बी सिंपली 44, ये बनेगा 44 ही बनेगा, 44 पॉइंट समथिंग आएगा ना, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं है। अच्छा अब देखो हमारे पास है क्या क्या, अंडर रूट ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। अंडर रूट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। अंडर रूट 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। अंडर रूट 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है बेटा? अच्छा अंडर रूट 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? अंडर रूट 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? अंडर रूट 7 का भी क्या आएगा? अंडर रूट 8 का भी क्या आएगा? फिर अंडर रूट 9 का क्या आएगा? ऐसे एक पैटर्न बनेगा टिल ये कब तक चलेगा? अंडर रूट 16 तक चलेगा। 4 यस और नो, 15 मतलब 15 का आंसर 3 आएगा। तो एक पैटर्न बन गया, बताइए क्या पैटर्न बन गया? देखो 3 बार 1 आया, 3 बार 1 मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ 3 into 1। फिर क्या आया बेटा? कितनी बार 2 आया? 5 बार 2 आया, 5 into 2। फिर क्या आया बेटा बोलो? 7 टाइम्स 4 आएगा पक्का, 3 7 टाइम्स क्या आएगा पक्का? 3। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बेटा बोलो? हाँ जी 9 टाइम्स कितना आएगा बोलो? 4 है प्लस सो और। हाँ जी कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाएंगे? हाँ जी 89 इंटू पक्का 44। देख लो कितने बन रहे हैं 44, रूट 1988 है, कितने 44 आएंगे? 43 तो पूरे आएंगे, 44 नहीं आएंगे ना पूरे। 44 का स्क्वायर कितना होता है? ये सोचना पड़ेगा ना, 44 का स्क्वायर कितना होता है? 2025 से पहले पहले हमें जाना है कहां तक? रूट 19988। तब 44 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 1936। तो 1936 से शुरू होके हम मैक्स कहां तक जा रहे हैं बेटा बोलो? अंडर रूट 1998 तक जा रहे हैं। तो कितने ये बन गए? ये बन गए 62। इसको तो बाद में देख लेंगे, इसको तो अलग से ऐड कर लेंगे। लेकिन 43 बताओ कितने आएंगे? 43 की बात करते हैं, कितने 43 आ रहे हैं? अब जैसे ही यहाँ पे 1 है तो कितना आया? ये 3। अगर 2 है तो कितना आया? 5। और ये 3 है तो कितना आया? 7। तो ये लिख क्या रहा है? 2n plus 1 लिख रहा है, यस और नो? क्या आ रही है ये वैल्यू? 2n plus 1। तो बेसिकली 43 के लिए कितना आएगा? 87 into 43 प्लस लास्ट में ये बन कितने रहे हैं? ये टोटल कितने बन रहे हैं? 62। तो 62 into 44। इसके ऊपर तो लगेगा बेटा सम का फॉर्मूला, बट इसके ऊपर अलग से सॉल्व होता है। इज इट ऑल क्लियर बेटा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर सम का फॉर्मूला कैसे लगेगा? ये देखो, ये क्या है बेटा आपके लिए? 2n plus 1 और ये क्या है? ये है n। क्या मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ये इसकी आ गई जनरल टर्म। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन 2r into r। इसको मैं लिख दूंगा 2r स्क्वायर, और ये r की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके n तक, और सॉरी नॉट n, हाँ जी कितनी? 1 से लेके कितनी तक है बेटा? कितनी है बेटा? 43। ठीक है जी। r स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? समेशन r स्क्वायर
करवाया हुआ है, क्या होता है, चलो n की फॉर्म में लिख देता हूँ, n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, और समीशन r का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, कटिंग कुटिंग कर दो यहाँ पे, ये कितना आ गया 3, कितना रखना है इनको 43 44, और ये कितना बन जाएगा 87 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, प्लस ये कितना आ गया 43 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग कुटिंग करके कितना आ गया 29, और ये कितना आ गया 22। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इन्हीं का सम करके आंसर निकालते हैं, बट नहीं, इसमें क्या ऐड होगा, और 62 इंटू 44 इसमें और क्या होंगे ऐड, तो इसको सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। इज इट ऑल क्लियर? नहीं, कम से कम ये आइडिया लगाने के लिए 1 मिनट दिया, सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, क्लियर है जी, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, कैसे होगा क्वेश्चन। नहीं, घर जाकर चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन। दिन रिलैक्स होके बैठे होंगे तो फिर हो गया आज ही कंप्लीट, ये भी होना बेटा, फिर तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे आएगा x। हाँ जी, क्या बताया था मैंने, क्या करना है, जब भी तीनों चीजें आ जाए तो जो सिंपल x है उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बेटा, बोलो, फॉर दिस x प्लस सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैं बता दूं, सिंटेक्स को तो कन्वर्ट करेगा, फिर वो x आ जाएगा, x के बारे में इंफॉर्मेशन, x के बारे में, अरे देख तो सही, स्टेप्स फॉलो कर सकते, तो करके देखेगा ना, जब x में तो आंसर नहीं आएगा, तो लास्ट में तो इसी को कन्वर्ट करेगा, कर ले फिर, करके देखे एक बार। ये देखो जी, ये बन गया। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे क्यों कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने हिंट और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर लिया। अब सर पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में ही क्यों कन्वर्ट किया, रीजन कोई बता सकता है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ही एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज हमें पक्का पता है, कितनी होती है फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज, 0 से 1, यस और नो। तो हमें पता है इसकी वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई कर रही है, इट विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 1, कैन आई से 2/3 hint of x, it should be lying between 0 to 1, yes or no। तो hint of x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, it will be lying between 0 to 3/2, yes or no। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर के दो पार्ट समझ में आ रहे हैं मेरे को, एक तो पार्ट आ रहा है 0 और एक पार्ट आ रहा है मेरे पास 1, यस और नो। क्लियर हो गया जी, देख लो, इज इट ऑल ओके का। अब बताओ क्या करेंगे, अब मेरे को फ्रैक्शन, अब आंसर चाहिए, आंसर तो ऐसे आएगा नहीं, ये तो हिंट ऑफ x की वैल्यू आई, क्लियर है, किसकी वैल्यू आई ये तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। x होता क्या है ये बताओ, x क्या होता है, x क्या होता है, x को क्या मान के चले हम, दिस इज योर x, मतलब मेरे को यहाँ पे दो वैल्यूज निकालनी है, किस किस की वैल्यू निकालनी है मेरे को, एक तो जिंट की और एक फ्रैक्शनल पार्ट की। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो केस नंबर 1, जब ये वाली वैल्यू आई तो बेटा मेरे को ये बताओ जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो इसका मतलब ये आ गया 0। अच्छा, इस केस में कितना आएगा बेटा बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ जी कितना बन जाएगा, कैन आई से इट विल बी सिंपली 2/3। क्या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 2/3 हो सकती है, यस। क्यों, क्योंकि 1 से कम है, अगर कहीं ये 1 से ज्यादा होती तो प्रॉब्लम आ जाती। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं। इज इट क्लियर?
अब आंसर सर यही आ गया, नहीं आंसर यही नहीं आया, क्यों? x की वैल्यू बताओ क्या होती है बेटा, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बोलो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 और ये 0, तो आंसर ओवरऑल आंसर क्या आ गया बेटा 0। तो एक तो ये आ गया आंसर, और दूसरा बोलो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आ गया और एक क्या आ गया 2/3। तो दूसरा आंसर क्या आ गया बेटा, बोलो 5/, यस और नो। क्या समझ में आई ये चीज? तो ये दोनों आपके क्या आ गए बेटा, इज इट ऑल क्लियर? चले आगे, क्लियर है, समझ में आया? जब भी बेटा इक्वेशन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हो, सिंपल x दिया हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हो, तो आपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। क्लियर? हमेशा हम क्वेश्चन को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हमें पता है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप अपनी पिछली नोटबुक्स भी उठा के देख लेना, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने करवाए। क्लियर है? चले आगे। एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। एब्सोल्यूट फंक्शन सभी को पता है, उसका ग्राफ क्या बनता है, वी टाइप ग्राफ बनता है। और कहां पे वो बनेगी बेटा शेप, जहां पे ये मोड के अंदर वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो बेटा मोड को लिखने का तरीका देख लो, ये होता है, सभी को याद होगा, अगर x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली x आएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब मोड के अंदर कैसी वैल्यू, नेगेटिव, तो मोड हटा के बाहर किस चीज का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। इज इट ऑल क्लियर बेटा? ये हमने पढ़ा हुआ है ये सब। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मेरे को कोई आगे पूछ ले व्हाट इज द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ x - 2, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी v जो बनेगी वो at 2 बन जाएगी, और ये वाला पोर्शन जो होएगा वो x - 2 वाला होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो बनेगा -x + 2। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आई चीज? अब प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं मॉडुलस की, मोड ऑफ a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम। मोड ऑफ 1 और मोड ऑफ -1 बोथ आर सेम। अगर मेरा मोड ऑफ a ग्रेटर देन a है तो ये पक्का -a से भी क्या होएगा, बड़ा होएगा, पक्की है। क्लियर है? अगर a और b दोनों साथ में मोड में है तो मोड ऑफ a मोड ऑफ b हम अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में है तो भी मोड अलग अलग कर सकते हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा? समझ में आया? अगर a + b दिया हुआ है ऐसे, तो इसकी वैल्यू पक्का हमेशा इससे कम या इसके बराबर रहेगी, 101। ये वाला ये मतलब कह सकते हैं, मतलब कंडीशन तो ट्रू है ना, होल्ड कर रहा है, फॉल्स तो कह नहीं सकते, तो इक्वल टू लिख ले तो भी कोई चक्कर नहीं, मतलब कंडीशन होल्ड करता है, ये ट्रू कंडीशन होल्ड करता है इसलिए। हाँ जी, ये देखो, अगर मोड ऑफ a - b की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअली अगर आप अकेले अकेले का मोड करके माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू या तो इसके बराबर आएगी, या ये वाली वैल्यू हमेशा इससे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये सर ग्रेटर कब होगा, जब a पॉजिटिव b क्या आ जाए, नेगेटिव। मतलब इन दोनों के अगर ऑपोजिट साइन हो गए तो पक्का है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या आएगी, हमेशा बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के साइन क्या है बेटा, सेम। ध्यान से देखो, दोनों के साइन क्या आएंगे, सेम है। इज इट ऑल क्लियर? समझ में आया? तो ये कुछ मॉडुलस के बारे में बात। चलिए क्वेश्चन करें इसके स्टार्ट। कैसे करेंगे? अब मैंने आपको एक पैटर्न सिखा रखा है। क्या? जब भी मोड आता है, ध्यान से सुन लो, इनइक्वालिटीज के केस में जब भी मोड आता है बेटा तो क्या करना चाहिए, x² + x ये लाई करेगा -2 और 2 के बीच में। सर कैसे? ये देखो, जब भी मोड आता है बेटा हम क्या करते हैं, मोड हटा के इसको एज इट इज लिख दिया, एक साइड लिखेंगे -2 और एक साइड लिखेंगे 2, और जो इनइक्वालिटी का साइन है वैसा ही इनइक्वालिटी का साइन हम डाल देंगे। इज इट क्लियर? अब सर अब कैसे सॉल्व करोगे? अब मैं कहूंगा बेटा एक बार तो इसको सॉल्व करेगा, एक बार तो इसको सॉल्व करेगा, दो केस बनेंगे, दोनों के आंसर्स को लास्ट में क्या कर देंगे, यूनियन। तो केस 1, हाँ जी क्या बन गया, x² + x + 2,
ये एक केस बन गया। केस 2 क्या बनेगा बेटा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 शुड बी लेसर देन। क्लियर? तो ये तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है। इसका डी क्या आ रहा है बेटा, इसका डी आ रहा है नेगेटिव और ए क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। पता है ना ये चीज? अगर बेटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव आए और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा इसका डी बताओ क्या आएगा, इसका डी तो ओके है, इसमें देखो इसका डी पॉजिटिव है। अरे सच मैं यूनियन बोल गया, इंटरसेक्शन लेना है, गलती से यूनियन बोल गया वहां पे, बता दिया यूनियन नहीं आएगा बेटा, गलती से बोल गया वहां पे यूनियन। इन दोनों केसेस का क्या लेते हैं हमेशा हम, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट लेते हैं। जब भी दो केस होते हैं ना, केस के बीच में हमेशा क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर? चलो हाँ जी, यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, इसका बनेगा x प्लस 2 x माइनस 1। और बेटा इसको डायरेक्टली लिखना सीखो। यहाँ पे ये देखो, ये आंसर क्या आएगा, माइनस 2 से 1। इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो भी बना हुआ है ये। तो ये आया आपका इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया जी, समझ में आई ये चीज पक्का? चले आगे चले, अब क्या करेंगे, ये देखो। हाँ जी बोलो, बता सकते हैं एनीवन? मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई, क्या कर दिया सर, ये क्या किया, मॉड अलग अलग कर दिया। क्यों किया सर ऐसे, अपनी प्रॉपर्टी तो है, रीजन। मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता है। एक तो पिछले वाले तरीके से कि -2 रखो, 2 रखो, ग्रेटर का साइन लगा दो, दो केस बना लो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बट वो लेंथी हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। सर क्या करोगे, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्यों करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये क्या है बेटा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मोड हटाना है, मोड ऐसे तो हटता नहीं है। मोड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग मोड। जब भी आप स्केलिंग करोगे, सर ऐसे स्केलिंग कर सकते हैं, अरे नहीं, मेरे को पता है ये पॉजिटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, तभी स्केलिंग हो सकती है, वरना स्केलिंग नहीं हो सकती इनइक्वालिटीज के केस में। ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता हूँ 4 3 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मैंने ये बोल दिया -4 -3 के बीच में ये -3 बड़ा है, अब स्केलिंग करके दिखाओ। अब करो स्केलिंग, अब आएगा 16 और इधर आएगा 9 और इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। व्हाट इट और समझ में आया पक्का? अगर दो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हो तो इनइक्वालिटी क्या करेंगे, चेंज। अगर दो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। कर दूं स्केलिंग, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलो स्केलिंग करने पे क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ जी क्या बन जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। हाँ जी क्या बन जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x 4x स्क्वायर 16x प्लस 16। हाँ जी क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 15। हाँ जी क्या बन जाएगा बेटा बोलो? तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है ये x प्लस 5 और ये x प्लस 1, इट शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्लियरली कितनी आ रही है यहाँ से, क्लोज द ब्रैकेट -5 से -1। अगर मैं इसको केस बनाने लग गया तो ये कम से कम एक पेज बन जाएगा। हाँ ये भी है, ये देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक की। एक्सेप्ट क्या आएगा, माइनस। क्यों आएगा एक्सेप्ट -2, क्योंकि -2 मेरे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस दिन -2 मेरे आंसर का हिस्सा हो गया उस दिन आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, इसमें क्या करोगे, ये अच्छा क्वेश्चन लेंथी जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथी है, बट ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो एक काम करना है, ये तो ना +1 में आरडी शर्मा में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, इसको टी लेट कर लें, बाद में बात कर लेंगे सब बाकियों की, और मोड लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल। अब अगला शब्द तो सभी को पता है क्या करूंगा मैं,
क्या करूंगा, स्केलिंग cos x, उसको उधर लेके स्केलिंग कर दूं, सीधा बोल दूं स्केलिंग करके। हाँ जी क्या बन जाएगा बेटा बोलो, 9t² प्लस 4, हाँ जी कितना बन जाएगा, -6 माइनस 12t should be greater than equal to 4t² plus 4 minus 4t। हाँ जी कितना बन गया ये, 5t² minus 8t, 4 और 4 तो कट ही गया, should be greater than equal to 0, t बाहर आ गया, 5t minus 8 should be greater than equal to 0। अब यहाँ में नंबर लाइन बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 0 और ये क्या आ गया 8/5, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये वाले आंसर आ रहे हैं, यस और नो, इज इट क्लियर। तो आंसर क्या क्या बन गया बेटा देखो, एक आंसर बनेगा दैट t शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0, और एक आंसर बन रहा है t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, यस और नो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई चेक कर लो। चलो जी अब क्या आएगा, ये t को हमने क्या माना है, मोड, क्या मोड ऑफ x कभी नेगेटिव हो सकता है, यस और नो। हाँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी दैट x शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से तो एक ही आंसर आया, यहाँ से क्या होगा, मैंने क्या बोला था, x है दैट इज एक बार नेगेटिव नंबर रखो और एक बार पॉजिटिव नंबर रखो, और जैसा इनइक्वालिटी का साइन है वैसा रखो, मतलब x क्या होना चाहिए, -∞ से -8/5 यूनियन 8/5 से इंफिनिटी, ठीक है जी, इसका आंसर आ गया, और साथ में वो पड़ा 0, तो यूनियन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्लियर हो गया जी, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये 0 यूनियन नहीं लिखा दिक्कत आ जाएगी, आंसर आपका सही नहीं है, इज इट क्लियर, देख लो पक्का। अच्छा देखो कहीं x की वैल्यू 1 तो नहीं आ रही पूरे इंटरवल में, क्यों सर ये क्यों चेक किया, क्योंकि अगर मैंने x को 1 रख दिया तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या आया x की वैल्यू या -1 या +1 नहीं आना, क्योंकि ये वाली वैल्यू चेक करोगे तो ये 1.6 आ रहा है, इज इट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हाँ जी क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग तो करेंगे, पॉजिटिव नंबर है क्या करेंगे, मोड के अंदर है, एक बार एक को बड़ा कर देंगे एक बार दूसरे को, दो इक्वेशनें बनेंगी, कैसे करेंगे बताओ तो सही, प्लस माइनस के साथ बोले, देखो इधर आओ मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, अगर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन मोड ऑफ बी दिया हुआ है तो क्या हो सकता है यहाँ, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए लेसर देन बी, क्या होगा वही तो पूछ रहा हूं। पहले तो इनके डी चेक करो, डी ओके, डी तो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बताओ दे बाकी कुछ बोल नहीं ना रहे, बाकी बेचारे बाकी हम समझ ही नहीं आ रही थी। अरे भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि 4 जो है वो ग्रेटर देन -3 है, एक मिनट, -4 जो है वो -3 से बड़ा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो सही लिखा हुआ है, जब मैं मोड हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मतलब हमें केस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे क्या केसेस लेने पड़ेंगे, एक बार वो केस लेना पड़ेगा जिनमें ये दोनों क्या है पॉजिटिव, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, ये केसेस बनेंगे यहाँ पे, कैसे केसेस बनेंगे देखो मैं बताता हूँ, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में x² - 3x - 3 शुड बी ग्रेटर देन x² + 7x - 3, क्लियर है, एक केस तो ये बनेगा, सुन नहीं सीधा नहीं कर सकते। अब दूसरा केस देखो क्या बनेगा, दूसरे केस में मैं कहता हूँ ये कर लोगे सॉल्व, ये तो सिंपल है, x कट गया, ये x वाले इकट्ठे कर लेना, ऊपर सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्लियर।
अब केस नंबर 2 देखो क्या होगा। केस नंबर 2 कहता है भाई, मैं कहता हूं कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इधर वाली वैल्यू को भी मैंने क्या मान लिया बेटा, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो अभी बताया था अगर दोनों नेगेटिव है मोड हट गया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर देंगे, चेंज। क्लियर हो गया। तो ऐसे केस बना के हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो जेई में नहीं आते हैं, दो केस और बनेंगे। कौन सा एक, वो केस तो बनेगा ही नहीं, छोड़ दे। वो केस क्या करना है जिसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वो एक केस और होगा। कैसे सर, ये देखो, जिसे मैंने आपको बोल दिया -4 शुड बी ग्रेटर देन ये वाला केस। क्लियर हो, समझ में आया। ये केस एक और बन जाएगा, तीसरा नंबर। क्लियर है, कर लोगे, मैं नहीं करा रहा ये। लास्ट तो देखो, मैं अगली वीडियो भी कराऊंगा तुम्हें, अभी तो टाइम नहीं हुआ। हाँ जी, ये बताओ, ये बच्चों वाला केस क्या है, ये इसके बिल्कुल नेगेटिव है। अरे दिमाग लगा दो बस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मतलब कि मोड हटाने पे नेगेटिव साइन दे रहा है, मोड हटाने पे नेगेटिव साइन कब लिखता है, जब मोड के अंदर कैसी वैल्यू होती है। फोन नहीं देखना भाई, फोन की होती है उसके बाद तो है ना। मोड के अंदर क्या है बेटा, कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। मतलब मैं क्या लिखूंगा कि x² माइनस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x² माइनस 10x प्लस 21 शुड बी लेसर देन 0। अब समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पता लग गया कि कैसे कर देंगे इन क्वेश्चंस को। चलो अब इसका, अच्छा नीचे वाले का डी क्या आ रहा है, डी नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऊपर वाले का 64 48, ठीक है, और दोनों के डी पॉजिटिव आने हैं, वो बनेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। क्लियर है जी, चलिए अगली में अब डोमेन करेंगे। कब डोमेन वाला यार, नहीं तो सही, थोड़ा सा डिस्कशन तो करेंगे। हाँ जी बेटा, अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है। पहले आपको फंक्शन पता है क्या होता है, थोड़ी मीनिंग में फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अगर एक इनपुट की एक ही आउटपुट हो तो उसको फंक्शन कहते हैं। अगर एक इनपुट की दो आउटपुट आ जाए, क्या उसको फंक्शन कहेंगे, वो रिलेशन। इज इट क्लियर? इनपुट की एक ही आउटपुट होनी जरूरी है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फंक्शन कहते हैं। इज इट ऑल क्लियर बेटा? एक इनपुट की एक ही आउटपुट हो, उसको हम फंक्शन कहते हैं। जिस दिन एक इनपुट की दो आउटपुट आनी स्टार्ट हो गई, उस दिन वो क्या बन जाता है, रिलेशन। एक आपको याद होगा, मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी करवाया था आपको, कि हम ग्राफ बना रहे हैं। अगर मान लो मैंने कोई भी एक ग्राफ बनाया, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई भी एक ग्राफ बना दिया और मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी, और अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट मारे, जैसे यहाँ पे ये कट मार दिया एक ही पॉइंट पे, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर? और फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, अगर ये वाला ग्राफ बन गया, ये देखो ये सर्कल बन गया, सर्कल बन गया, क्या ये सर्कल बनेगा, क्या ये सर्कल फंक्शन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने कट लगा दिया ये लाइन, ये देखो कितनी जगह कट मारा, एक और ये दो जगह कट हो गया। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट में कोई भी ग्राफ एक से ज्यादा जगह पे कट मारता है तो उसको हम फंक्शन। क्लियर? फंक्शन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोमेन एंड। सबसे ज्यादा बच्चे जो अटकते हैं वो कहाँ अटकते हैं, डोमेन एंड रिंग। बाकी वाले टॉपिक्स तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, पीरियोडिसिटी, इवन ऑड फंक्शन, ठीक है ना, और क्या रहता है अपना फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन अच्छा टॉपिक है। फिर आपका आएगा टाइप्स ऑफ द फंक्शन, मैनिफोल्ड फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। फिर और क्या रहेगा उसके बाद, बस उसके बाद एक ग्राफ वाला पार्ट रह गया। तो ये चैप्टर खत्म, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है जी, तो हमने ये पहले सारा कुछ पढ़ा।
क्लियर। और इसको पढ़ने के लिए हमने 25 दिन लगाए, जो कि हम 3 से 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। अब देखो डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन होता है वैल्यू ऑफ x और रेंज क्या होता है वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू अगर आपने ढूंढ ली तो इसका मतलब x की वैल्यू वो वाली वैल्यूज x की जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो, उसको हम क्या कहते हैं डोमेन। और जो आउटपुट आ रही है उसको क्या कहते हैं रेंज। कोडोमेन क्या होता है सर, जो आउटपुट आने का एक दायरा नहीं होता कि आप बस आउटपुट यहीं आ सकती है इतने ही उसमें आ सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कोडोमेन। इज इट ऑल क्लियर बेटा। तो डोमेन बेसिकली होता क्या है, अगर तो बेटा रूट वाला इवन रूट आता है और स्क्वायर रूट हो गया फोर्थ रूट हो गया, तो उसके जो एक्सप्रेशन है उसके एक्सप्रेशन को हमेशा क्या लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर रूट f ऑफ x है तो f ऑफ x हमेशा कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट आया तो डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। इज इट ऑल क्लियर। अगर बेटा प्लस माइनस दिया हुआ है इसकी डोमेन अलग निकालो इसकी डोमेन अलग निकालो, दोनों की डोमेन का क्या ले लो इंटरसेक्शन ले लो, तो भी डोमेन आ जाएगा। ये देखो अगर डिवाइड में है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में भी सेम ही होता है, ठीक है जैसा प्लस माइनस में करेंगे वैसा ही मल्टीप्लाई में। डिवाइड में क्या होगा इसकी डोमेन निकालो इसकी डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन, और एक पार्ट ऐसा माइनस कर दो जिसमें ये वाला पार्ट क्या हो रहा है 0, वो वाला पार्ट इसमें से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हो गया बेटा, ये तो हमने देख ली। क्लियर। अच्छा रेंज कैसे निकालते हैं, x और y को हम क्या करेंगे पहले क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर क्या करेंगे फिर y की डोमेन निकाल देंगे। मतलब अल्टीमेटली रेंज में भी क्या है डोमेन ही निकालना है। पहले क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर y की क्या निकाल देंगे डोमेन निकाल देंगे, बस क्या आ गया बेटा रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी रेंज आ जाएगी। इज इट ऑल क्लियर बेटा, समझ में आया। चलें क्वेश्चन करें, बस ये तो कुछ नहीं है सिंपल है तो कर लोगे, क्वेश्चन के जरिए ही समझ में आएगा। देखो मैं 12:30 छोड़ूंगा, 15 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट नहीं बोलना, 15 मिनट में जितना करा दिया करा दिया, ठीक है चलो। हाँ जी क्या करें इस क्वेश्चन में बोलो। देखो कितने बंदों को प्रॉब्लम है, 2 बंदों को प्रॉब्लम है। एक तो ये देखो एक 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 ये इसको प्रॉब्लम है, क्या कैसा होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए ये पॉजिटिव, और ये कहता मेरे को भी देखो ये कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 केस बनेंगे, 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये वाली वैल्यू ये कह रहा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा बंदा क्या कह रहा है 1 minus x square it should also be greater than equals to 0। क्या मेरी बात को फॉलो करके यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये तो 1 minus x और ये 1 plus x should be greater than equals to 0। अच्छा ये बन गया x minus 1 और ये बन गया क्या x plus 1। इसका तो आंसर हर बच्चा दे देगा, क्या आंसर आएगा -1 से 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसका आंसर लिखने में। पता लग गया इनइक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इनइक्वालिटी के डोमेन आएगी नहीं, ना रेंज आएगी ना डोमेन आएगी। फंक्शन के बारे में पता नहीं। और इस क्वेश्चन में बताओ क्या होगा दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √1 माइनस। अब बताओ सर क्या करें, तूने पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ जी क्या करें। अब मेरे को पता है x जो है वो √1 माइनस x से बड़ा है। रूट की वैल्यू √25 का आंसर क्या होता है 5 के प्लस माइनस 5, इट इज ओनली 5 प्लस 5 होता है पॉजिटिव नंबर। ये नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है तो इसका मतलब x भी कैसा नंबर है, x जो है वो किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, तो x भी कैसा नंबर है पॉजिटिव। पक्का हो गया, गारंटी होगी। ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, बीच में लगा हुआ है इनइक्वालिटी। अभी बता गया हम जब 2 नंबर पॉजिटिव हो इनइक्वालिटी लगी हो तो क्या कर सकते हैं हम स्केलिंग कर सकता हूं मैं स्केलिंग। जब मैंने स्केलिंग कर दी, स्केलिंग के लिए देख लो इतना कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जहां देखा स्केलिंग लगा दी नहीं। हाँ जी क्या बनेगा x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x², तो बन गया 2x² माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बन जाएगा √2x माइनस 1 √2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर लाइन पे बना ले, इसको भी नंबर लाइन पे बना लेंगे इसको भी नंबर लाइन पे बना लेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे कॉमन रीजन।
ये बन जाएगा, देखो ये बन रहा है -1/√2 और ये बन रहा है 1/√2। क्लियर हो गया जी। अब जो बन रहा है इनका आंसर क्या है इसके बीच में, ये बन रहा है आंसर। और ये कहां से कहां तक बन रहा है -1, ये रहा लेट्स सपोज -1 और ये रहा 1, तो यहां से ये क्लोज ब्रैकेट है, यहां से लेके यहां तक ये बन रहा है। अब देखो टोटल आंसर क्या बन रहा है, ये वाला पोर्शन, जो कॉमन आंसर आया वो ये बन रहा है सिर्फ। तो x की वैल्यू बताओ कितने से कितने आ गई, -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से ये आपका आंसर समझ में आया कैसे करना है। पक्का चले आगे, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। अभी करा के आएंगे क्वेश्चन, क्या करना है बोलो, अभी अभी जस्ट अभी किया हमने ये क्वेश्चन। 1 माइनस मोड ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस मोड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैन आई डायरेक्टली से t minus 1 over t minus 2 should be greater than equals to 0? सर क्या कर दिया, मोड ऑफ x को क्या रख दिया t और दोनों से माइनस के साइन बाहर निकाला। सर फिर इनइक्वालिटी देनी होगी, अरे एक माइनस का साइन ऊपर से निकाला है, एक नीचे से निकाला है, दोनों आपस में कट गए। तो अब बनेगा क्या आंसर, 1 और 2 के बीच में रहे, ये 1 ये 2, मतलब t की वैल्यू क्या आ रही है लेसर देन 1 और t की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 2, लेसर देन इक्वल टू 1। समझ में आया, लेसर देन इक्वल टू 1, ये 0 है और ये पोल है, याद आया कल। तो बेटा मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी लेसर देन इक्वल टू 1 और मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 2। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है -1 से 1 के बीच में, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है -∞ से -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 ∞। इजी पक्का क्वेश्चन, ठीक है ना, मॉडुलस के बेस पे आएगा। ये कर लिया, क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। हाँ जी क्या करेंगे बोलो, -6 शुड बी ग्रेटर देन 0 लिखूंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखूंगा, ग्रेटर देन 0 लिखूंगा, इक्वल टू नहीं लिख सकते क्योंकि 1/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। ये आज ही करवाया, क्लियर, ये अच्छा हो, इसके बाद में बात करें। हाँ जी क्या है बोलो इस क्वेश्चन में बोलो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहले तो एक पॉइंट दिख रहा है मेरे को क्लियरली, क्या नहीं होना चाहिए, ये तो हम कर नहीं सकते ना इधर, क्योंकि ये पता ही है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले तो एक माइनस गलती कर गया ना, ये देखो जिंटो x -2 ना हो, x -2 की बात नहीं करेंगे, जिंटो x -2 x बोलना क्या भाई, हमें पता है ये जिंटो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। तो -2 अगर जिंटो x -2 नहीं हो सकता तो x बताओ कितना नहीं हो सकता -2। कब कब -2 आएगा आंसर, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी और लेसर देन -1 होगी, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 -1 होगा, मतलब x की वैल्यू इसको बिलोंग नहीं करनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, that x doesn't belongs to -2 -1, is it clear? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब ये पॉजिटिव है ना, इसमें और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, एक तो केस ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जिंटो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, एक तो ये केस बनेगा और दूसरा केस कौन सा बनेगा, केस नंबर 2। ये दोनों कैसे होने चाहिए बेटा बोलो, लेसर देन इक्वल टू 0 ये बना के दिखाऊं। अच्छा ये देखो क्या नहीं से x -2 x + 2 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0,
और ये क्या बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन -2। ऊपर वाला बंदा कहता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से 2 के बीच में इंटरसेक्शन लगेगा ना, यस और नो। अच्छा, और ये क्या कह रहा है कि -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा क्या नंबर होगा, -1। यानी कि ये कहते हैं कि -1 से लेके -1 से शुरू होगा, -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, यस। -1 से लेके कहां तक होना चाहिए, इंफिनिटी तक। तो जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा बेटा, तो मेरे को क्या समझ में आएगा, -1 से लेके 2 तक आंसर आ गया, एक क्वेश्चन आ गया। -1 पे ओपन है, क्यों, वहां ओपन है ना, तो यहाँ क्लोज आएगी, तो कह रहे नॉट इक्वल टू होना चाहिए। नॉट इक्वल टू वाले की बात नहीं फिर -1 है नहीं ना, -1 तो आ सकता है, ओपन है ना उधर, ठीक तो है। तो -1 यहाँ रख के देख ले, मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं है। नॉट इक्वल, क्लियर हो गया जी, ये केस क्लियर। फिर एना 15 बांधी की लोड़ है, फिर भी मैंने केस ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ x ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ। तो ठीक है, ਜੇ x ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਟ ਹੈ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕੇਸ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ बेटा, देखो x² - 4 शुड बी लेसर देन इक्वल टू, पूरे तो क्लियरली अपने को की वैल्यू आ रही है -∞ टू -2 यूनियन 2, ∞। अच्छा, उड़े तो की कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी लेसर देन -2, यानी कि x की वैल्यू की आएगी बेटा, बोलो डायरेक्टली दस सकता है कोई बच्चा, लेसर देन -2, लेसर देन -2 मतलब -3 तो शुरू होएगी, -3 कब आएगा, -2.0001 तक -3 आएगा, so it will be -2, sorry -∞, yes or no। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ बोलो, ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, बोलो ਹਾਂਜੀ, सिर्फ यही पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ पे -2 के ऊपर क्लोज था, तो क्या रह गया, सिर्फ ओपन ब्रैकेट। क्लियर, तो दोनों का आंसर मिला लो। क्लियर है जी, समझ में आया। केस के अंदर बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन। क्लियर है जी, समझ में आई थी, पक्का। चलिए आगे, लेफ्ट बैक फैक्टर बड़े 5 मिनट नहीं, 5 मिनट बड़े हो, ये वाला क्वेश्चन करना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो सही, देखो देखो देखो, अरे यार संडे का फायदा चुको यार, बाकी बंदे ने छुट्टी की थी, आपा की छुट्टी कराना, हमने फायदा उठाना है इस चीज का। देखो ये देखो, लॉग क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। चलो जी, इसका काम खत्म हो गया। अब ये कैसा होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए, हाँ जी बोलो, कैसा होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है, इसको सॉल्व करो, ग्रेटर देन 1। सर कैसे कैसे, अरे इनइक्वालिटी का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, बेस क्या है, 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता तो इनइक्वालिटी चेंज होता। तो यहाँ पे मैं 4 की पावर 0 लिख दूं या 1 लिख दूं डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, बोलो, 3 की पावर 0 कितना होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, तो क्या बन गया, 4 की पावर 1। तो x 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो ओवरऑल x किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4, समझ में आया, इजी। हाँ जी, धोखा लग रहा है, करांगे फिर नहीं नहीं, आज 2 मिनट खत्म करके जाएंगे, कल रीड कराऊंगा। ये देखो, ये देखो, log base 10 x 2 times 3 minus log base 10x, ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक तो ये, और ये पूरे का पूरा पोर्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 क्यों होएगा? ये आएगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अंदर वाला पोर्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी कि log बेस 10x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स c माइनस log बेस 10x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब कुछ नहीं है, इसको टी लेट कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे? इसको टी लेट कर लो, ये टी, अगर इसको टी लेट कर लिया बेटा हमने, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टी अपॉन 3 माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी से इट विल बी टी माइनस 3 शुड बी लेसर देन 0। तो यहाँ से क्लियरली मेरे को समझ में आ गया, जो टी है ना उसकी वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करेगी, करके देखेंगे। और यहाँ से क्लियरली हमें ये भी समझ में आ गया, ये बेस 10 हो गया। क्या इनइक्वालिटी में फर्क पड़ेगा? ये बन गया 10 की पावर 0, ये बन गया 10 की पावर 3। तो x की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेके 1000 तक। एक केस तो ये आ गया मेरे पास। अब दूसरा केस यहाँ से आएगा, वो कैसे आएगा? देखो, log बेस 10x, ये वाला log खत्म करना है। आपको याद होगा log खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटी log। ये बन जाएगा 10 की पावर 0, तो 2 3 माइनस log बेस 10x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। कितना हो गया? क्लियर हो गया जी? अब इस वन को इधर ले आएंगे, बोलो कितना आएगा? log बेस 10x माइनस, डायरेक्टली लिख दूं मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, ये वन इधर आएगा, चलो इसी स्टेप में लिख दूं, माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो कितना बन जाएगा? -6 प्लस 2 log बेस 10x होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस log बेस 10x। सर 2 खत्म कर दिया हमने, लिखो चाहे ना लिखो। क्लियर है जी? अब log बेस 10 को क्या लेट करेंगे? t, ये बन जाएगा 3t माइनस 6 डिवाइडेड बाय t माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बन गया क्या? t माइनस 2 t माइनस 3 शुड बी लेसर देन इक्वल टू 0। और t की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 2 और 3 के बीच में। देखो मैंने लिखा कैसे है, आपको भी ऐसे लिखना जल्दी जल्दी में, इक्वालिटी का साइन भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो खत्म कहानी। पेपर में आंसर सब बच्चे निकाल के आएंगे, फर्क आंसर में इक्वालिटी का रहेगा। अच्छा यहाँ पे x लिख दूं डायरेक्टली, क्या आएगा? 10 की पावर 2 10 की पावर 3, और इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो बताओ क्या आएगा इंटरसेक्शन? मेरे को तो यही लग रहा है इंटरसेक्शन। क्लियर है जी? तो आंसर क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 100 से 1000 के ऊपर ब्रैकेट। क्लियर है जी? अगर आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट में दिक्कत आए ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, वो पॉइंट उठाओ, इक्वेशन में रख के देखिए। अगर तो वो सेटिस्फाई कर गई फिर तो आएगा क्लोज ब्रैकेट, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा पॉइंट फिर ब्रैकेट डालो ना। ठीक है जी? एक मिनट, अगला क्वेश्चन कर लोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मोड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। हमें क्या चाहिए होता है? हमें क्या चाहिए? log 1 बाय मोड cos x पॉजिटिव, और हमें ये तो ऐसी पॉजिटिव है। अच्छा ये तो वैसी पॉजिटिव है, मोड cos x पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। अच्छा एक मिनट, cos की वैल्यू देखें किसके बीच में लाई करती है? cos x लाई करता है किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। तो मोड cos x किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। तो 1 बाय मोड cos x किसके बीच में लाई करेगा? 1 से इनफाइनाइट के बीच में। अब क्या मैं डायरेक्टली लॉग लगा दूं, कोई प्रॉब्लम आएगी? अगर मैंने यहाँ पे लॉग लगा दिया तो इसकी वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी? ये तो हमेशा क्या आया? पॉजिटिव आया। ये हमेशा क्या आया? पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा ही क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा आ रहा है ना ये देखो कल आपको क्या बताया था मैंने, log a b, अगर बेटा बेस 1 से बड़ा है
और वैल्यू भी 1 से बड़ी है, तो आंसर हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कल बताया था कि नहीं बताया था? जिस दिन मैंने कह दिया बेस 1 से बड़ा है और वैल्यू 1 से छोटी हो गई, उस दिन आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर मैंने बोल दिया बेस 1 से छोटा है और वैल्यू 1 से बड़ी है, उस दिन का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ये कल क्लियर किया था आपको, कंसेप्ट किया था ना कल? तो अब ये देखो बेस 1 से बड़ा है और ये वाली वैल्यू देखो, ये भी क्या आ रही है? हमेशा 1 से बड़ी आ रही है, तो आंसर पक्का हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल। सिर्फ ऐसे देखो, कांसेप्ट आनी चाहिए। यस और नो, क्या आया कि नहीं आया? या खत्म ही नहीं हो रहे क्वेश्चन? देख लो 81 पेजेस है वो, फिर तभी तो बेटा 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। देखो कराना भी सारा है और टाइम भी कम है हमारे पास। ये कर सकते हो क्वेश्चन? कैसे करोगे? चलो कोई बात नहीं, देख लो। देखो क्या होगा, क्या जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो e की पावर f ऑफ x, ध्यान से देखो इधर देखो, e माइनस e की पावर x आ गया, ये ना हमने x वाले को एक तरफ कर लिया और f ऑफ x वाले को एक तरफ। अभी भी फंक्शन बना नहीं है, क्या लगाएंगे? लॉग लगेगा। क्या लगेगा? लॉग, तभी तो f ऑफ x आगे आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लॉग लगा दिया बेटा, ध्यान से देखो, लॉग e माइनस e की पावर x, वैसे तो सही कह रहा है, तो f ऑफ x इक्वल टू लॉग e माइनस ex, तो e माइनस e की पावर x, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बेस सेम है, तो इनइक्वालिटी की बेस क्या है बेटा? 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो x शुड बी लेसर देन 1। लेसर देन 1 का मतलब ये वाला ऑप्शन सी वाला। ओ अरे ऑप्शन ए है माइनस इनफिनिटी से। भाई 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, ये तो डोमेन खत्म हो जाएगा अपना। ये देखो बस हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है। ये देखो दो, ये देखो बस, ये देखो 2 क्वेश्चन रह गए बस खत्म। ये देखो ये f ऑफ g ऑफ x, यहाँ पे ना गलती होगी, यहाँ पे f ऑफ x आएगा। अच्छा f ऑफ x निकालना आता है? कैसे निकालते हैं f ऑफ x? चेक करना पड़ेगा ना, f ऑफ x। अब ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे x रखा हुआ है, वो इधर देखो, यहाँ पे x रखा हुआ है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे a रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? a आएगा। यस और नो? तो इसका मतलब f ऑफ x में क्या आएगा? 1 माइनस f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे। किसी को प्रॉब्लम है इस स्टेप में? यस और नो? और f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा? बोलो 1 माइनस x। तो सॉल्व करने पे क्या आ गया? x। अब मेरे को ये बताओ, x की वैल्यू तो दी हुई है -3 से 3 है, तो f ऑफ x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -3 बोल देंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है और लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है जी? हाँ जी, क्या दिया हुआ है समझ में आया? पिछला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? f ऑफ x be a function whose domain is -5, 7 एंड g ऑफ x आपको दिया हुआ है, तो डोमेन निकालनी है f ऑफ g ऑफ x। पहले f ऑफ g ऑफ x समझो, f के अंदर क्या है? 0। f के अंदर क्या है? f ऑफ g ऑफ x की डोमेन का मतलब g ऑफ x की डोमेन, डोमेन ऑफ हाँ जी, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? f ऑफ g ऑफ x की डोमेन का मतलब क्या है? g ऑफ x की डोमेन, क्योंकि यहाँ पे देखो f का इनपुट देखो कौन है? ठीक है जी। अच्छा, ये जो इनपुट है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर दी है? -5 to 7।
g ऑफ x क्या है आपका इनपुट है, देख लो ध्यान से, देखो फंक्शन को देखो ध्यान से, g ऑफ x एज डोमेन ऑफ f of x is -5, 7, so g of x surely lies between -5 to 7। पहले तो ये बताओ ये समझ में आया, किसी को इसमें डाउट है? f of g of x में इनपुट कौन है? g of x। तो मतलब हमें डोमेन निकालनी किसकी है? g की निकालनी है, और यहाँ किसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है? x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है। तो g ऑफ x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? -5 से 7 के बीच। क्या g ऑफ x दिया हुआ है हमें क्वेश्चन? कितना दिया हुआ है? 2x + 5, इसकी वैल्यू लाई करेगी -5 से 7 के बीच में। क्या ये वाली वैल्यू -5 से बड़ी होती है? ये तो हमेशा ही होती है, ये तो यूजलेस है, ये तो भाई ऐसे ही दे दिया उसने, पागल है। तो क्यों? क्योंकि पता ही है मोड की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होती है? 5 से बड़ी होती है। तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास? सिर्फ ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? -7 से, तो 2x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -12 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -6 से 1 के बीच में। सो आंसर इज ऑप्शन। क्लियर हो गया जी? समझ में आया? चलो आज नहीं करा रहे हैं बस, ते कल ਆਪਾਂ रेंज पीरियोडिसिटी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन भी करना, ठीक है जी? चलो कल एग्जैक्ट 8:30 आ जाओ, मैं आ जाऊंगा, ते 8:30 एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जेड़ा लेट हो गया, ठीक है जी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है जी? कल 8:30 एग्जैक्ट आ जाओ, ठीक है? और काम अपना कंप्लीट